कि हमारे देश के अंदर ऐसे राजा बैठ गए हैं जो उनको राजा होने का बिल्कुल भी अधिकार ही नहीं था। मेरे ही पड़ोस में 3 मुस्लिम घर थे। हमारे जब दिवाली का दिया जलता था तो वो 3 घर अंधेरे में नहीं होते थे, उनके घरों पे भी बराबर दीपक जलते थे। तो हमें तो कभी हिंदू मुस्लिम लगा ही नहीं। ये तो सिर्फ इन 15 सालों में हिंदू मुस्लिम की चीजें हुई है। क्या होता है, जब भी आपको कोई पार्टी बनानी थी, आपको मुद्दा चाहिए होता है। आज महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है। महिलाएं कहीं घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं सुरक्षित जी। मैं बचपन में सुना करती थी कि मेरी दादी जी कहा करती थी कि नरक का द्वार है महिला। तो मेरे को ये होता था क्यों। आज देखिए कितना रेप हो रहा है। मैम, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो राज्य सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा के लिए कुछ नीतियां चलाई जा रही हैं, उनको आप कितना प्रभावी मानती है? 1 नंबर की 0 श्रेणी की मानती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि लोकप्रियता पाने के लिए सदन में इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, लोकप्रियता कौन पा रहा है? कांग्रेस जी। कांग्रेस पा रही है। कांग्रेस कब से है? कब से है? ये निकल के ये चूजे कहाँ से निकल के आए? सब निकल के कांग्रेस से आए। आपकी बीजेपी जो है 1980 से सक्रिय हुई है। मुद्दा बीजेपी ने बनाया धर्म का। धर्म का था, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, वरना पहले कोई नहीं था। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है आम आदमी पार्टी की महिला नेता संगीता गौड़ जी। आज आपको बता दें कि ये जो संगीता जी हैं, पूरे राजस्थान नहीं बल्कि जयपुर में भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनके बारे में, उनके सफर के बारे में और उनके राजनीतिक अनुभवों के बारे में आपको बताते हैं। संगीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बतंगड़ न्यूज पर। धन्यवाद निशा जी। जी, सबसे पहले संगीता जी, जो हमारे दर्शक है वो इच्छुक है आपसे जानने के लिए कि आपका जीवन यात्रा कैसी रही है, आपका बचपन, आपका स्कूलिंग और आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए क्या है निशा जी, जब एक लड़की पैदा होती है घर में तो लड़की के लिए कोई अरमान नहीं होते। पहली तो बात बता दूं कि जहाँ पे गांव की बात आती है ना, तो बस उसका एक ही होता है, लड़की पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो शादी कर दो। जी बिल्कुल। घर का काम आ जाए शादी कर दो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैं शुरू से बहुत महत्वाकांक्षी रही हूँ। मैं हमेशा स्कूल में माइक होना चाहिए तो मेरे हाथ में होना चाहिए, एंकरिंग करूं तो मैं करूं, लिखूं तो मैं लिखूं, गाऊं तो मैं गाऊं और नाचूं तो मैं गाऊं। मतलब हर चीज का मुझे ये था कि मैं ही मैं हूं, मुझे करना है कुछ ना कुछ। लेकिन ये सफर थोड़ा सा जो है, मैंने म्यूजिक सीखा है। मेरे फादर मेरे गुरु रहे हैं, तो मेरे फादर से मैंने सीखा और मैं म्यूजिक में मेरे को लगता था मैं म्यूजिक में कुछ अपनी पहचान बनाऊंगी। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, स्केच पे मैंने स्केच बनाती थी, तो मैं सोचती थी अपन पेंटिंग में शायद अपना चित्रकला में हमेशा अवार्ड जीते। फिर मैं स्टेट लेवल पे बैडमिंटन की चैंपियन रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही, तो मैंने सोचा शायद स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएंगे, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि एक ऐसा दौर आया कि जब मुझे मीडिया लाइन से जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि मैं लिखने का शौक रखती थी, लिखती थी, तो मीडिया से जुड़ना मेरे लिए आसान हो गया। मीडिया से कनेक्टिविटी रही तो साथ ही साथ पॉलिटिक्स, एक राजनीति एक मेरे लिए टॉपिक बन गया। टॉपिक बना तो सोचा कि तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, लिखने में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि दिन भर जो हमारे राजस्थान की डेमोक्रेसी जिसको नाम दिया जाता है कि एक तो बीजेपी है और एक कांग्रेस है, इसके अलावा तीसरी कोई पार्टी नहीं आ सकती। तो वहां पर क्या था कि लिखने का अच्छा एक मौका मिल गया। मैं कांग्रेस में रही 15 साल, मैं कांग्रेस को दिए मैंने। इसके बाद में मैं कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी महिला विंग की, उसमें मैं सचिव रही। रिहाना रियाज जी के अंडर में मैंने काम किया। उसके बाद में मुझे स्विच करना था, क्योंकि जहां पर आपके जिस पॉलिटिक करियर की आप शुरुआत कर रहे हो तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, ये बड़े मंच है। आप बड़े मंच पे एक महिला अगर कार्यकर्ता काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसमें प्रतिभा है, फिर भी वो नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया गया है कि वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनको लगता है कि हम पता नहीं क्या, मतलब क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ के साथ साथ हानियां बहुत ज्यादा छुपी हुई होती है, जो मैं आपके खुले मंच पे आज स्वीकार करती हूँ और बताती भी हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन मैंने ये चैलेंजेस बिल्कुल स्वीकार नहीं किए और मैंने एक अलग ही दिशा चुनी और मैंने आम आदमी पार्टी चुनी। देखिए मैं आपको बात बताऊं, कांग्रेस में हमेशा जितनी भी महिलाएं होंगी या तो उनको भाभी जी कहा जाता है, बीजेपी में दीदी कहा जाता है, वो चाशनी लपेट देती है, दीदी कहते हैं।
देखिए मैं आम आदमी पार्टी में ही, ना कोई भाभी जी है ना कोई दीदी है, वहाँ पे सीधा नाम लेते हैं संगीता मैडम जी, संगीता जी, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करते। इसीलिए मैंने चुनाव किया आम आदमी पार्टी का। आज मैं आम आदमी पार्टी की नेता हूँ। पहले मैं निवर्तमान, अभी मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन अभी हमारी कार्यकारिणी भंग हुई है, अभी नई कार्यकारिणी बनेगी और निगम के चुनाव तक हम एक नई घोषणाएं भी करेंगे और हम लोग जोर शोर से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। हम एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला नेता का इंटरव्यू ले रहे हैं जो मीडिया में भी रह चुकी है, जिनका पेंटिंग में भी काफी हुनर रह चुका है, जो मीडिया में भी आई हैं और अब राजनीतिक में भी अपना करियर कर रही हैं। तो अभी इन्होंने एक बात कही थी, आपने महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात कही थी कि पॉलिटिकल पार्टी में भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित नहीं रह पाती है। तो अगर हम आम महिलाओं के बारे में सोचे तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आज महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, राजस्थान हो चाहे अदर स्टेट हो, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाएं कहीं घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला अगर काम भी करती है ना, तो उसके पति की हमेशा निगाह रहती है उसकी पगार पे, उसकी सैलरी पे, कि वो कितना कमा रही है और वो घर में कितना योगदान दे रही है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एक पति के लिए। पत्नी हमेशा घर चलाती है तो वो इतना सोचती है ये राशन लगेगा, ये बिजली लगेगा, ये पानी लगेगी, ये बच्चों की शिक्षा पे खर्च होना। पत्नी ये कभी नहीं कहती कि लाओ भैया मेरे हाथ खर्ची, मेरे को भी चाहिए। पत्नी फिर भी बचत कर लेती, उसी पैसे में से बचत करके। आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारी पत्नियों के पास में काफी सारा पैसा मिला था, वो वही बचत थी जो वो घर की घरेलू बचत करती थी। तो महिलाएं तो सबसे आगे है, लेकिन आप अगर बात करें सुरक्षा की तो महिलाएं तो देखिए ना तो घर में ना बाहर कहीं पे सुरक्षित नहीं है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम बहुत नारे लगाते हैं महिला शक्तिमान बन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन महिलाएं असल में बहुत कमजोर है और कमजोर बनाने वाली वो महिला खुद है और उसके पीछे खड़ा हुआ वो पुरुष है जी, जो उसको हर रोज कमजोर करता है। आप देखिए किसी शादी ब्याह में आप बाहर चले जाइए तो वहां पे पुरुष क्या करते हैं, ये मेरी पत्नी है जी, नमस्ते जी, नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं, ठीक है। और वही पति बाहर जाए, तू तो बड़ी उससे हंस हंस के बात, मतलब समझ रहे हो आप, पत्नी को प्रताड़ना इतनी ज्यादा महसूस करनी पड़ती है, जो कि हम सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखा समाज हो गया है, लड़कियां पढ़ रही है, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, लेकिन आप उस औरत से पूछो कि जहाँ पे औरत नाम आ गया, एक महिला नाम आ गया ना, तो सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य उसका वहीं पर है। बिल्कुल। मैं बचपन में सुना करती थी कि मेरी दादी जी कहा करती थी कि नरक का द्वार है महिला, तो मेरे को ये होता था क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे बड़े हुए, सारी चीजें, समाज को देखा, दुनिया को देखा, तो सच में समझ में आया कि शायद सही कहते थे। आज देखिए कितना रेप हो रहा है, रेप तो पहले भी होते थे लेकिन उजागर नहीं हो पाते थे, प्रताड़ना पहले भी हुआ करती थी, छेड़खानी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कोई बताता ही नहीं था, क्योंकि लेकिन रेशो ज्यादा बदल गया है और बढ़ गया है। तो बढ़ने की वजह से क्या है, जितना आपका सोशल मीडिया दिखाता है उतना फिर वो जताता भी है, उन सब चीजों को गंदगी में उतारता भी है। और सोशल मीडिया की तो हम बात ही क्या कहें, महिलाएं, बच्चियां सोशल मीडिया की वजह से भी खराब हो रहे हैं मामले। और अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की थोड़ी सी भी बैन कर दिया जाए चीज़ों को, या सुरक्षित तरीके से चलाए जाए वो, तो शायद इनके रेशो भी कम हुए जा सकते हैं। मैम, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो राज्य सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा के लिए कुछ नीतियां चलाई जा रही हैं, उनको आप कितना प्रभावी मानती है? एक नंबर की 0 श्रेणी की मानती हूँ। अब मैं आप मुझसे सवाल कीजिए कि क्यों मानती हूँ। क्यों? आपने लखपति दीदी जैसी योजना चला दी जी, आपने स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं चला रखी हैं, कितनी लखपति बना दी दीदी आपने। कौन सी दीदियां, एक बार खड़ी तो करना उन दीदियों को कि आपने इन दीदियों को तो लखपति दीदियां बना दिया। आप मानोगे नहीं, जब स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं या योजनाओं के अंदर महिलाओं को जब जोड़ा जाता है तो SSO ID बनाई जाती है जी। और कितनी महिलाएं SSO ID बना सकती हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, मैं अभी आपको चैलेंज करती हूँ, SSO ID बना के दिखाइए। नहीं बना पाएंगी, मैं नहीं बना पाती हूँ, है वो ई मित्र पे चक्कर काटती रहती है SSO ID के लिए, फिर भी बनती है, नहीं भी बनती है। ठीक है, आप जब इतना, आपका प्लेटफॉर्म ही इतना पेचीदा कर रखा है कि आप SSO ID नहीं बना सकते, एक जो फर्स्ट द्वार होता है वहां तक आप नहीं कर रहे, फिर आप बातें करते हो लखपति दीदी की। कितनी लखपति दीदियां बनाई है आपने। हाँ, ये मैं बात कह सकती हूँ, मोदी जी ने महिला सुरक्षा के बारे में या महिला उत्थान के बारे में बात की है जी, करने का प्रयास भी किया है। मैं इसी मंच के माध्यम से कहती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ,
कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा बताऊंगी भी, अच्छा है, लेकिन दिखावा ज्यादा है, ढिंडोरा ज्यादा है। आप थोड़ा सा कर रहे हो, चवन्नी भर काम कर रहे हो और आप दिखा रहे हो 5 रुपया, तो वो गलत है जी। तो महिलाओं के लिए इतने बड़े काम नहीं हो रहे। स्वयं सहायता समूह, मैं भी काम करती हूँ, मेरे पास स्वयं सहायता समूह है, 15,000 स्वयं सहायता समूह के लिए हम काम करते हैं। नाबार्ड के साथ हम काम कर रहे हैं। और एनुअलम जैसी स्कीम को इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? भजन लाल जी से सवाल करती हूँ मैं, आप महिला उत्थान की बात करते हैं, एनुअलम से तो कमा के खा रही थी महिलाएं। अगर आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, एनुअलम क्यों बंद कर दिया? एनुअलम से पैसा कमा रहे थे, हैं? कल्याणकारी योजनाएं चलाई कांग्रेस ने, क्यों बंद कर दी, क्यों खराब कर दिया? उन्होंने इंदिरा रसोई योजना चलाई, इतनी बढ़िया योजना थी कि 8 रुपए में भरपेट खाना खा रहा है एक इंसान, और उसमें 400 कूपन सुबह, 400 कूपन शाम को कटते थे। 800 कूपन एक दिन का एक रसोई से हो रहा था, आपने कूपन आधे कर दिए, आपने भरपेट खाना नहीं खाने दिया। अशोक जी ने कहा कि भरपेट कोई भूखा नहीं सोए जी, ठीक है। मैं कोई पैरवी नहीं कर रही कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस भी मेरे विपक्ष में, लेकिन मैं बात सही की बात है तो मैं सही की बात करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, कोई भूखा न सोए, यानी पेट भर भोजन प्राप्त हो। लेकिन बीजेपी ने आते क्या किया, बंटा धार कर दिया। आप इंदिरा रसोई, मैं आपको कहती हूँ, आप एंकर हैं, आप अपने चैनल को पूरे लेके जाइए, कभी इंदिरा रसोई का, जिसका नाम अभी बदल के अन्नपूर्णा कर दिया गया, पहले अन्नपूर्णा ही था जी, लेकिन अन्नपूर्णा को बदल के इंदिरा रसोई किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ, जब अन्नपूर्णा था तो 6 रुपया 6.5 रुपए में थाली मिलती थी, डिस्पोजल में मिलती थी, एक रेहड़ी टाइप का, एक ठेला टाइप का या वैन टाइप की थी, उसमें भोजन किया जाता था 6.5 रुपए में। आपके फैलावड़ा देखना, कितना डस्टबिन का वो आप डिस्पोजल, एक तो गंदगी फैला रहे हैं, दूसरी बात उसमें आप भरपेट खाना नहीं दे रहे। आपको इंदिरा रसोई योजना के तहत आपको सह सम्मान बिठा के आपके पंखे लगाए, एसी लगाया, टीवी लगाया और वहां पे आपको भोजन करवाया बैठा के, उस योजना को आपने बर्बाद कर दिया। पर राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि अन्नपूर्णा रसोई में जो भूखे लोग हैं उनको भरपेट खाना दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, नहीं किया जा रहा। ऑडिट कर लीजिए, आप ऑडिट कीजिए, पत्रकार हैं, आप ऑडिट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी बात भी याद आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है जी। कि लोग आना बंद कर दिए। कितने लोग आपके मजदूर वर्ग के जो जितने भी लोग थे, लेबर क्लास, वो सारा भरपेट खाना। आप सोचिए, हम लोग अभी, आप 2 रोटी खाएंगे, मैं 2 रोटी खाऊंगी, ठीक है, लेकिन जब मजदूर काम करता है ना, 8 रोटी 9 रोटी के बिना नहीं उठता जी। आप 4 रोटी में उसको खाना खिला दोगे, वहां पे आपकी दूसरी थाली बंद कर दी गई है। भाई वो तो 2 थाली में खाएगा, मजदूर है, उसको तो 8 रोटी चाहिए, तो दूसरी थाली लेने के लिए जाएगा तो वहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब आपको दूसरी थाली नहीं मिलेगी। ये सरकार की योजना चलाई जा रही है। बीजेपी की यहाँ पर बात चल रही है, तो राज्य सरकार की कार्यकाल में जितने भी अभी तक कार्य हुए हैं, आप उनको कितना रेटिंग देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं पहले तो ये बात बताऊं, भजन लाल जी एक साधारण इंसान जी, बिल्कुल आम आदमी है। जिस व्यक्ति को सरपंच रहे, जिस व्यक्ति को क्या होता है कि जैसे कोई विधायक बन के, एक बार का विधायक बन गया, एक बार का सांसद बन गया, तो उसको पता होता है कि मुझको सरकार कैसे चलानी है। वो सीधा आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, पूजा पाठ करने वाला आदमी। उसको आपने बैठा दिया, इतने बड़े शीर्ष पे बैठा दिया, मंच पे बैठा दिया, और आपको पंत साहब जैसे उनके सेक्रेटरी बना दिए, जो पूरे राजस्थान का बंटाधार करने पे तुले। मैं ये नहीं कहती कि भजन लाल जी की वजह से राजस्थान में आज इतनी सारी गलतियां हो रही है या गलतियां हुई है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो उनको सही राह नहीं दिखा रहे। और आज भजन लाल जी के बारे में पर्ची की सरकार एंड ऑल इतनी सारी बातें होती है कि उनको कुछ नहीं आता, काम करना नहीं आता। तो वहीं पर देखा जाए तो अशोक गहलोत जी के टक्कर में अगर कोई विपक्ष में नेता बैठने वाला था मुख्यमंत्री में, तो वो थी वसुंधरा राजे, जो अगर 2 ही नाम है राजस्थान में, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो तीसरा कोई नाम नहीं था। तीसरी बार अब आपके सांगानेर की सीट की हम बात करें तो सांगानेर की सीट पहले से गढ़ बना हुआ है जी। पहले से गढ़ है आपका बीजेपी का, और बीजेपी का गढ़, और वहां से आपके पहली बार के विधायक, पहली बार ही टिकट मिला, विधायक बन गए, सब सीट मुख्यमंत्री। उनको पच नहीं रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनके तो बल्ले बल्ले, उनके तो अब इतिहास के नाम लिखा गया है कि भाई इस चुनाव के अंदर शपथ ली है इन्होंने, तो ये तो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन हमेशा क्या है कि आगे जो इनके आला कमान है, इनको भी सोचना चाहिए कि राजस्थान कोई छोटी भूमि नहीं है, ये वीरांगनाओं का देश है, ये राजा महाराजाओं का, वीरों का देश है। राजस्थान एक राज्य है। यहाँ पर इस राज्य के अंदर
इतने बड़े बड़े पराक्रमी हुए हैं और वहां पे आपने एक नौसिखिए को आपने बिठा दिया जी। तो ये गलत है। बिल्कुल। इसलिए मैं रेटिंग के मामले में तो मैं रेटिंग नहीं पूछे तो ज्यादा बेटर जी, जी। मैं रेटिंग दे ही नहीं पाऊंगी जी। क्योंकि रेटिंग है ही नहीं। जी। मुख्यमंत्री जी को लेकर के बात चल रही है। हाल ही में अभी मानसून सत्र भी समाप्त हुआ है। इसी दौरान जो विपक्ष दल थे उन्होंने गरिमा भंग करने की कोशिश की थी, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि लोकप्रियता पाने के लिए सदन में इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। तो उस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन पा रहा है लोकप्रियता? सबसे बड़ी बात है, लोकप्रियता कौन पा रहा है? कांग्रेस। जी। कांग्रेस पा रही है। कांग्रेस कब से है? कब से है? 70 साल। ये निकल के, ये चूजे कहाँ से निकल के आए? सब निकल के कांग्रेस से आए। जी। आपकी बीजेपी जो है 1980 से सक्रिय हुई है। जब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, ये लोग आपके दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, जब इन लोगों ने सोचा कि भाई हमें कांग्रेस की नीति समझ में नहीं आ रही, हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए। लोग तो थे ही नहीं इनके पास में, ये तो गए थे आरएसएस के पास में कि आपके कुछ लोग दीजिए। उनके लोगों की टीम आई, तब जाके इन्होंने जनसंघ बनाया, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। निकल के कहाँ से आए थे? किसकी लोकप्रियता की बात करेंगे? कांग्रेस की। कांग्रेस ने तो आज़ादी के अंदर, आप बताइए, बीजेपी ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1947 में, और 1947 में ही नहीं थी लड़ाई, लड़ाई तो बहुत सालों से लड़ी जा रही थी, जहाँ पे भगत सिंह जैसे हमारे शहीद हो गए, वहाँ पर लड़ाई तो लंबी चल रही थी। वहीं पर ये जो आज बात करते हैं बीजेपी की, ये लोग मुखबिरी करते थे। ये मुखबिरी करते थे किनकी? अंग्रेजों की। किनको मरवाना चाहते थे? इन कांग्रेस को। जी। कि कांग्रेसी जो क्रांतिकारी बने हुए हैं इनको मरवा दे, किसी न किसी इनको पकड़वा दे। बस ये मुखबिरी करके, चमचागिरी करके आज दूसरों को बोलते हैं कि चमचे हैं, चमचे हैं। अरे आप क्या हो? जी। आपने क्या करे? आपने तो अपने ही देश में, अपने ही थाली में आपने छेद करने की कोशिश करी। जी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कहूंगी, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। मैं सुषमा स्वराज जी की बात करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बेबाक बोलती थी और स्पष्ट बोलती थी और अच्छा ज्ञान भी रखती थी। लेकिन आज की राजनीति के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं शर्मिंदा होती हूं कई बार कि हमारे देश के अंदर ऐसे राजा बैठ गए हैं जो उनको राजा होने का बिल्कुल भी अधिकार ही नहीं था। ठीक है, आप देखिए धर्म के नाम पे इतनी लड़ाई कभी आप तो शायद आयु में छोटी हैं, आपको नहीं पता। मैं अपनी ही बात करूं, मेरे ही पड़ोस में 3 मुस्लिम घर थे और हम थे। हमारे जब दिवाली का दिया जलता था तो वो 3 घर अंधेरे में नहीं होते थे, उनके घरों पे भी बराबर दीपक जलते थे। जब उनके यहाँ पे ईद की सेवैयाँ होती थी ना, तो हमारे यहाँ पे वो सेवैयों का प्रसाद आता था, जिसको हमारे गाँव में लावड़ा बोलते हैं, वो आता था हमारे यहाँ पे, वो हम खाते थे। तो हमें तो कभी हिंदू मुस्लिम लगा ही नहीं। उनका निकाह होता था तो हम वैसे ही जाते थे, उनके गीत वीत गाते थे, बन्ना बन्नी गाते थे, वो हमारे भी बन्ना बन्नी होते थे। तो ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं। ये तो सिर्फ इन 15 सालों में हिंदू मुस्लिम की चीजें हुई है। 1980 के क्या होता है, जब भी आपको कोई पार्टी बनानी है तो आपको मुद्दा चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो उन्होंने शिक्षा की बात करी कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, और आप दिल्ली के स्कूलों को जाके देखिए कितने शानदार स्कूल बना दिए थे शिक्षा के नाम पे अगर बात करें तो। लेकिन वैसे ही आपके पास एक नई पार्टी खड़ी कर रहे हो ना, तो आपके पास में मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा बीजेपी ने बनाया धर्म का, धर्म का था, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, वरना पहले कुछ नहीं था। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जब आपकी गणपति की यात्रा निकलती है, उस वक्त मुस्लिम वो बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, मुस्लिम ढोल बजाते हैं। जब ताजिए निकलते थे कि हिंदू मंदिर के सामने, या तो ताजियों की आरती, मैं खुद मेरे पीयर के अंदर ताजियों के नीचे से निकल के जाते थे हम लोग, प्रणाम करते थे। हमें पता नहीं होता था कैसे पूजा की जाती है इनकी, लेकिन हमें एक श्रद्धा जागृत होती है। आज हम लोग एक दूसरे को देख के लड़ते हैं, डरते हैं, घृणा करते हैं कि हिंदू है, ये मुसलमान है, बस ऐसे हो गई। तो ये चीजें आज पनपी है, पहले नहीं था हमारा भारत है। संगीता जी, जब इंटरव्यू शुरू हुआ था तब आपने एक बात कही थी कि महिला सुरक्षा को लेकर के कई बार सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले जब पुराने ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था तो इतना काफ़ी सारी जो घटनाएं होती थी वो दब जाती थी। वही मैं मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में बोलूँगी कि अब सोशल मीडिया पे डायरेक्टली खबरें आ रही हैं जहाँ लोगों में आक्रोश रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे पहले भी घटनाएं होती थी मुस्लिम और हिंदुओं की, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होती थी और लोग नहीं जान पाते थे। वो क्या करते थे, भाईचारा इतना ज़्यादा था कि वो क्या करते थे, आपसी समझ से, सूझबूझ से वो वहीं पे उस लेवल पे अपनी चौपाल पे उसको सल्टा देते थे जी। एक घर की बात दूसरे घर तक नहीं पहुंचने देते थे। मैं
और बड़ी बात नहीं करूंगी निशा जी आपसे, मैं ये कहूंगी जब मेरी शादी हुई थी, 30 साल हो गए मेरी शादी को, जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे गांव में रिवाज है कि जब बेटी की शादी होती है तो कन्या का व्रत किया जाता है जी। तो वो जो 3 फैमिली थी ना मुसलमान, उन्होंने कन्या का व्रत किया था, फेरों के बाद में खाना खाए थे वो। इससे बड़ी क्या बात करोगे आप जी। इतनी भाईचारा, इतनी मोहब्बत हुआ करती थी। आज नहीं है, आज तो लव जिहाद, आज फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है, नए नए तो वर्ड्स आ गए हैं आजकल, जो कि पहले थे ही नहीं। पहले सोचते ही नहीं थे, टाइम नहीं था। पहले तो सास बहू की लड़ाइयाँ चुगलियाँ चलती थी। आज क्या सास बहू की चुगली नहीं होती, आज क्या होता है, पॉलिटिक्स की बात होती है। आजकल ये होती है, इसने इसका रेप कर दिया, इसने इसका गला काट दिया, आज यहाँ पे चोरी डकैती हो गई। मैं आज देखिए, आज चैनल के माध्यम से बैठी हूँ, चैनल में ही बैठी हूँ, मैं आपकी गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि जितना चैनल्स जितना गंदगी फैला रहे हैं, उतना तो आपके अखबार तो करते ही नहीं है। ऑथेंटिक खबर मिलेगी ना तो आपके न्यूज़पेपर में मिलती है। गौर से देखिए, ये फलाना आदमी ने ऐसे कर दिया, गौर से, अरे भाई क्या गौर से दिखाना चाह रहे हो, सिर खा गए हैं। डिबेट होती है, वो उसको, अरे खून खच्चर कर तो बाहर तलवारें ले आते, यहाँ डिबेट करने क्यों आए। ये आजकल क्या चीजें बिगड़ गई हैं। हमारा समाज जो है ना अलग दिशा में जा रहा है, अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। आम आदमी पार्टी की जहाँ मैं बात करूँ, आम आदमी पार्टी का एक अलग ही उद्देश्य लेके आए थे। अब आपको बात कहूँ केजरीवाल जी की, आज वो विधायक भी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाए थे, जो गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, उसमें मात देके वो आज वहां बैठे, वहां के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, पंजाब में भी उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया, नेशनल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। लेकिन देखिए कि पॉलिटिकल मर्डर कर दिया गया उनका, उनकी छवि गिराने का पूरी तरह से काम किया गया कि उनकी छवि बिगड़े और वो पूरी तरह से धराशायी हो जाए और वो नस्त नाबूद हो जाए। और ये चीजें पहले की पॉलिटिक्स में नहीं हुआ करती थी। जब देश आज़ाद हुआ था, जब पहली बार संसद बैठी थी, तो जब नेहरू जी का टाइम था, तब उस टाइम पे ये था, राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे, कि अरे हम विपक्ष में किसको बैठाएं। तब उन्होंने 2 लोगों का चुनाव किया था विपक्ष के लिए, क्योंकि निंदक नीरे राखे जड़पति होत सुजान, यानी कि आप निंदा करने वाला व्यक्ति जब है ही नहीं तो आप सुधार कहाँ से करोगे। आज जो है, जरा सा कोई निंदा कर लेता है, चलो इसको जेल में डालो, ईडी में डालो। मतलब आप देख रहे हो ना, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, मतलब आपकी बोलने की अभिव्यक्ति खत्म हो गई है। आजादी ही नहीं है आपको कि आप कुछ चैलेंज के साथ में बात कर सकें। बिल्कुल। अभी आपने केजरीवाल जी की बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी सरकार रही है, हमने काफी अरसों से। लेकिन अभी जब चुनाव हुए थे तो करारी हार का सामना भी करना पड़ा था आम आदमी पार्टी को। उसकी का वही मैं आपको निशा जी यही कह रही हूँ ना, आपने छवि किसी की खराब कर दी, आपने किसी की छवि खराब कर दी। आप फिर छवि खराब करने के बावजूद आप, वरना मैं खुद गई हूँ दिल्ली चुनाव में, मैंने देखा है कि घर घर में केजरीवाल जी की फोटो लगी हुई है जी। और नई दिल्ली जैसी जगह, वहां पर आप, मतलब अच्छा पोस्ट जगह जी, वहाँ पे गरीबों के लिए बिजली, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, वहाँ जरूरत ही नहीं है लोगों को, इतनी बढ़िया जगह है। लेकिन वहाँ पे इतनी छवि खराब करके जेल में डाल देना, इतनी मशक्कत, वो बीमार आदमी है, उसको डायबिटीज़ है, उसको आप दवाई नहीं देने दे रहे हो, मतलब इतनी सारी करने के बाद में, एक बात बताइए, आप एक मोहल्ले में जाके रह जाइए, नॉर्मल से मोहल्ले में, आपकी छवि अगर कोई खराब करने पर तुल जाएगा, आप क्या मोहल्ले में रह जाएंगी? बिल्कुल, आपका जीना आराम हो जाएगा, वहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा। वही केजरीवाल जी के साथ हुआ था। पर उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, लेकिन सिद्ध कहाँ हुए? वो बाहर ही नहीं आने चाहिए थे। फिर तो एक बात बताइए, अगर हम बात करें आरोपों की, हम बात करते हैं, वो एक अपना नामी है अपने यहाँ का जो सबसे बड़ा जो बोलते क्रिमिनल, वो है ना बिश्नोई, लॉरेंस, अच्छा लॉरेंस जी, लॉरेंस बिश्नोई की हम बात करें, उसपे कितने बड़े बड़े आरोप है, कितने हत्याओं के, कितने, वो फिर भी निकला क्या जेल से? सिद्ध है, आरोप सिद्ध है, निकला नहीं ना। आप केजरीवाल जी को रख तो नहीं पाए, अगर आरोप सही थे तो रख लेते ना, वो बाहर क्यों है? और बढ़िया धड़ल्ले से चैलेंज कर रहे हो तो आज भी आपने जहां चैलेंज किया, और आपने, क्योंकि तानाशाही की सरकार पहली बार देखी है, कांग्रेस को भी देखा है हमने, मनमोहन सिंह जी का राज भी देखा है, अटल बिहारी जी का भी देखा है, लेकिन हमने ये तानाशाही पहली बार देखी है मोदी जी के राज में जी। केंद्र सरकार की बात चल रही है, जीएसटी को लेकर तो जरूर सवाल होना चाहिए आपसे कि अभी जीएसटी को भी कम किया गया है, लगभग 12 और 18
12% और 12% के बीच में जीएसटी को रखा गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर देखिए जनहित की बात चल रही जी। है, अगर ऐसा हो रहा है और होगा जी। तो मैं उसका स्वागत करती हूँ जी। और खुश है, क्योंकि हम आज आम जनता है, हम तो आम आदमी पार्टी जी। है, तो हम तो आम आदमी है, हम जी, तो खुश हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा सिद्ध हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो कागजों में चीजें चलती है आपकी, आप संसद में कुछ भी लोग वहां पर जाके बोल जाते हो तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। आप जमीन पे किसी को उतार के दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। जी मैम, अभी देखा जाए तो पूरे देश के अंदर बाढ़ के से हालात है, अलग अलग स्टेटों में बाढ़ आ रही है। हाल ही में पंजाब में भी बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। आपकी सरकार है, वहाँ पर भगवंत मान सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ सहायता पंजाब के जो लोग हैं उनको दी गई? हमारे यहाँ से दी गई हैं, राजस्थान से भी काफ़ी हमारी पार्टी ने बहुत सारी मदद की है। और हम लोग वाया गंगानगर, क्योंकि गंगानगर से थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, तो वाया गंगानगर किया है। और भगत मान सिंह जी की हम बात करें तो देखिए वो बीमार होते हुए भी उन्होंने पूरी मेहनत से, मतलब उन्होंने, उनके विधायकों ने, उन्होंने, उनके मंत्रियों ने, सब ने अपने अपने भंडारे खोल दिए हैं मदद के लिए। और आज पंजाब के साथ में, वैसे तो पूरा देश खड़ा है पंजाब की इस हालत के अंदर, लेकिन हम केवल पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो सरकार है वो सरकार पूरी सहायता कर रही है। वहाँ के साथ में वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनकी पूरी मदद की जा रही है। जी, बाढ़ से ग्रसित लोगों की मतलब दौरा भी पीएम मोदी ने भी किया था। उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। लेकिन आप ही के जो कैबिनेट मंत्री हैं वरिंदर गोयल जी, वो नाखुश नजर आए थे। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है ना, प्रतिस्पर्धा के अंदर हमेशा दो पार्टी या दो दलों के लोग होंगे, वो हमेशा प्रतिस्पर्धा के बीच में खुश होते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये राहत दी जा रही है तो मैं तो कह रही हूँ स्वागत करना चाहिए, चाहे वो कोई मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई भी हो, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर राजा है तो वो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके ही मंच के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं सैल्यूट करती हूँ राहुल गांधी जी को भी, कि राहुल गांधी जी ने अभी वोट चोरी वाला जो मुद्दा लेके आए हैं सामने, जिस आदमी को आप पप्पू पप्पू बनाते हैं, आपने पूरा पैसा खर्च कर दिया, करोड़ों रुपया जिस पे खर्च कर दिया पप्पू बनाने में, सिर्फ पप्पू बनाने में पैसा खर्च किया है, वो आदमी आज इतना बड़ा काम लेके आ गया। आपने देखा नेपाल की भी हालत क्या हुई। बिल्कुल, हमारी यूथ की नज़र में अगर यूथ को क्लिक कर गया वोट चोरी, कि हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने हैं, क्योंकि ये हमारा हक है जी। मतदान, यानी ये जो दान हम कर रहे हैं ना, ये मत का दान, ये हमारा सिंगल, हमारा खुद का है। हम खुद चुन रहे हैं कि हम किसको चुनना है। अब वहाँ पे चोरी हो रही है तो ये बहुत गलत है। और मुझे तो डर लगता है, जब से मैंने नेपाल को देखा है तब से, कि हमारी यूथ ना जाग जाए कभी, क्योंकि नेपाल तो फिर भी छोटा है, हमारा भारत तो बहुत बड़ा है। यहाँ के तो यूथ पता नहीं क्या कर जाएगी। इसलिए कई बार मुझे ये भी डर लगता है 2-3 दिन से कि हमारी यूथ के अंदर ये चीज़ नहीं आ जाए, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और बेमिसाल मुद्दा है। उसका भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने वोट चोरी, क्योंकि केजरीवाल जी ने ये बात बहुत पहले ही बोल दी थी कि वोट चोरी का मुद्दा आया है जी। राहुल जी ने अब सबूतों के साथ में वो पेश हुए हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि वोट चोरी हुई है और ये लगातार होती रही है जी। दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा हुई थी। पर अभी सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो भी चैनल्स पे भी दिखाया गया था कि जो वोट चोरी का उन्होंने आरोप लगाया था वो झूठ था। किसने? उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने जो पर्ची दिखाई थे, उन्होंने एक बुक लेकर आए थे जिसमें उन्होंने बताया था वोट चोरी को लेकर के, लेकिन वो जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो झूठे थे। बिल्कुल नहीं। एक बार बताइए, फिर तो आप जब इतना आपके सामने आ रही है सारी चीजें, आपके सामने सारी चीजें आ रही है, तो आप तो झूठ ही बोलोगे ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मिथ्या है, ये आरोप मिथ्या है। हो ही नहीं सकता जी। आपके साथ में हमेशा, मतलब आपने ईडी को, सीबीआई को, सबको ऐसा बना के रखा, उसके साथ साथ ही आपने निर्वाचन आयोग को भी अपनी कठपुतली बना लिया। जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में चलने वाले एक विभाग है, उनको भी आपने ऐसा बना लिया। तो लोगों के बीच में देखो संशय तो है। और मैं चैलेंज के साथ में ये भी कह देती हूँ कि सरकार बदलेगी, या तो भजन लाल जी चले जाएंगे, अगर इनके यहाँ पे ही कोई आएगा तो सरकार, भजन लाल जी तो लंबा नहीं रहेंगे, अगली सरकार आएगी तो वो कांग्रेस आएगी, और आम आदमी पार्टी जो है अपना विधायक अब की बार तो जरूर बनाएगी। अगर आम आदमी पार्टी आती है राजस्थान में तो आप किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए देखना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का अभी कोई चेहरा नहीं है, पहले मैं बता दूं।
आम आदमी पार्टी का हमेशा से रहा है आम आदमी की पार्टी, जी उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप भी भजनलाल जी को बनाया जी, तो आम आदमी की तरह से बनाया, बिल्कुल। लेकिन उनको काम करना नहीं आता। लेकिन कुछ पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जी। उनमें से कोई भी चेहरा बन सकता है, और हमारी पार्टी में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े चेहरे जी, हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। राजस्थान में है, और राजस्थान में भविष्य आम आदमी पार्टी का मुझे इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 बिल्लियों की लड़ाई है, और आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनाना आसान है, बिल्कुल। और वो जगह बनेगी। और अब की बार नगर निगम के चुनाव में भी हम लड़ने जा रहे हैं, और फिर आगे हम बाद में बात करेंगे, दोबारा से फिर पॉडकास्ट करेंगे आपके बिल्कुल। साथ में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अग्नि गरबा नाम से एक अभियान की आपने शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन आपने राजस्थान में आपने उसकी लॉन्चिंग की है, उसको लेकर आप बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक जानने के इच्छुक हैं कि आखिर वो अभियान क्या है और उसको लाने की वजह क्या रही। आम आदमी पार्टी का अभियान है अग्नि गरबा, जो महिला सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, कि बच्चियां स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, आप देखिए कितनी सारी वारदातें, छेड़खानी हो जाती है, बच्चों को मुंह दबा के कहीं कोने में ले जाते हैं, तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस के उनके कुछ टिप्स आए। तो हमने 10-10 दिन के ट्रेनिंग कैंप रखे थे, जिसमें उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए कि कुछ छोटी मोटी टिप्स, यानी उनके हाथ में पेन है, नाखून है, तो उनसे वो कैसे सेफ्टी कर सकती है, कैसे, मतलब क्योंकि अपने हाथों में, मैं कह रही हूँ अपने हाथ में जान नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ, जैसे हम पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन हो गई या हेयर पिन हो गई, उससे हम हमारी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये अग्नि गरबा का जो कार्यक्रम था, ये आम आदमी पार्टी का 6 मंथ तक चला, सारी विधानसभाओं में हमने इस पे काम किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी। संगीता जी आम आदमी पार्टी की नेता हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया, बीजेपी की सरकार के बारे में बताया, आम आदमी पार्टी के बारे में बताया। तो और ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो देखते रहिए बतंगड़ न्यूज। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।